हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। देखा जाए आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो क्लास हुआ था, जो इम्पोर्टेंट था, जिससे प्रश्न ज़्यादा बन सकते थे, वह क्लास किया गया। अब जो है ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं, जो आपको याद रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है। उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बताएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप भाग 1 क्यों नहीं पढ़ाएं, भाग 2 क्यों नहीं पढ़ाएं। तो देखिए कारण क्या था, इसलिए हम इस वीडियो को पहले नहीं लेके आए। वो कारण हम आपको बाद में बताएंगे कि किस लिए इस वीडियो को बाद में लाने का मतलब था। तो देखा जाए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसमें क्या है, भाग 1 में क्या है, 1 से 4 अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में इसमें क्या किया गया है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। यानी यह क्वेश्चंस कभी कभी बनता है कि भारत क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ग्रुप है, यानी इस प्रकार के 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आप जब भी उसका उत्तर मारेंगे क्या होगा, भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद 1 में बताया गया है। और अनुच्छेद 2 में है कि जो राज्य है उसके स्थापना और निर्माण, यानी जो भारत से बाहर देश है या भारत से बाहर जो भी राज्य है जो भारत में आता है, उसको किस अनुच्छेद के अंदर रखा जाएगा, उसको अनुच्छेद 2 के अंदर आ जाएगा। यानी उसके स्थापना और निर्माण से संबंधित जो बात की गई है अनुच्छेद 2 में, यानी जो भी भारत से बाहर है, जो भारत में शामिल किए जाते हैं, वह जो राज्य या प्रांत आएंगे वह कौन सा अनुच्छेद के तहत आएंगे, वह अनुच्छेद 2 के तहत आ जाएंगे। और अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्य के नाम, क्षेत्र और उसके निर्माण, यानी कोई भी भारत का राज्य है उसको नामकरण करना है, उसके क्षेत्र के सीमा को निर्धारण करना है, उसका निर्माण करना है। तो ये जो अनुच्छेद आएंगे वह अनुच्छेद 3 के तहत उसको अलग किया जाएगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 2014 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पहले एक था, उसको अलग किया गया। तो यह अनुच्छेद 3 के तहत किया गया, उसके सीमा का निर्धारण, उसके नाम में परिवर्तन, तो अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 2 में क्या है कि उसकी स्थापना और निर्माण संबंधी जो स्वरूप हो जाएगा वह किसी दूसरे देश, यानी जब बाहरी देश में रहेगा, जब वह भारत में सम्मिलित होगा तो वह क्या होगा, अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे कुछ समय पहले बांग्लादेश तथा भारत के बीच क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो विवादीय प्रांत थे, विवादीय क्षेत्र थे, कुछ गांव को भारत में सम्मिलित किया गया और कुछ को बांग्लादेश में किया गया। तो वह अनुच्छेद 2 के तहत। तो ध्यान में रखेंगे, जो भाग 1 है उसमें क्या किया गया है, भारत के राज्यों से संबंधित, भारत अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, और 2 में उसके स्थापना और निर्माण, यानी जो भारतीय वैसे राज्य, वैसे प्रांत जो किसी दूसरे देश के अधीन में हो, जब वह भारत के क्षेत्र में आता है, भारत के अधीन में आता है, तो उसकी स्थापना और उसके स्वरूप में जो परिवर्तन किया जाएगा वह अनुच्छेद 2 के तहत। और 3 में क्या हो जाएगा, कोई भी भारतीय राज्य का नाम, क्षेत्र और निर्माण संबंधी उसमें जो परिवर्तन किए जाएंगे वह अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 4 का यहाँ पे हम नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि जो अनुच्छेद 4 है, ये जो 2 और 3 है ना, इसे लागू करने, किस प्रकार से लागू किया जाएगा, इसी का उसमें क्या लिखा हुआ है, नियम दिया हुआ है कि 2 या 3 को किस प्रकार से लागू किया जाएगा। तो 4 ध्यान में रखेंगे, हम यहाँ नहीं लिखे। और 2 में आते हैं हम लोग, भाग 2 में है 5 से 11 है। इसमें क्या किया गया, नागरिकता, यानी नागरिकता से संबंधित बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 5 और 11। और जब यह चैप्टर कोई नागरिकता पढ़ेंगे तो उसमें आप 5 से 11 अनुच्छेद पढ़ सकते हैं, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉलेज के लिए तो आप ध्यान में रखेंगे। भाग 2 में नागरिकता से बात की गई है, जो अनुच्छेद 5 से 11 इसमें अनुच्छेद है। नागरिकता के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप क्रम से इसको देख भी सकते हैं। भाग 3 में है 12 से 35। यह जो अनुच्छेद है इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। क्या है, मौलिक अधिकार, जिसका हम लोगों ने इससे पहले जब क्लास हुआ था उसमें मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से 14 में समता का अधिकार, 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, 16 में क्या था, जो सरकारी नौकरी यानी लोक नियोजन में सभी को समान अवसर। तो इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से देखा। तो कारण यही था कि इस क्लास को हम पहले इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि जो मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व वो पढ़ना इंपॉर्टेंट था, उससे प्रश्न
ज़्यादा बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका एक एक अनुच्छेद हम उसमें वर्णन किए हैं और उसे याद भी करवाएं। तो इसलिए इसे बाद में लाएं, पहले इंपॉर्टेंट था इसलिए उसे हम लोग देख लिए। और 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व, इसका भी हम लोगों ने देखा 36 से 51 में वर्णन था। 36 में हम लोगों ने क्या देखा था, राज्य की परिभाषा। 37 में यह परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद 38 में देखा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। उसके बाद फिर हम लोगों ने 38 के बाद 39 में हम लोगों ने देखा था, फिर 39 के क देखा था। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्या देखे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो इससे संबंधित क्लास पहले लोड कर दिया गया है, वह आप उसमें जाके इससे पहले जो क्लास हुए ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जाकर अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से याद करें वो सभी बता दिया गया है। और भाग 4 के ए में, 51 के ए में है, इसमें ये भी आई है। इसमें क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। और यह जो है कौन सा अनुच्छेद, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको लाया गया था। किसको, इस मौलिक अधिकार को। तो ध्यान में रखेंगे जो 51 के क में इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 है जो इसमें राष्ट्रपति का बारे में बताया गया है। यानी क्या होगा, 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई, यानी राष्ट्रपति का क्या होगा, एक पद होगा। उस पद की बात अनुच्छेद 52 में किया गया है। और अनुच्छेद 53 में है उसके कार्य एवं शक्ति, उसका कार्य क्या होगा, उसे शक्ति क्या क्या दिया जाएगा, उसके कार्य एवं शक्ति की बात की गई है। और अनुच्छेद 54 में क्या है, उसके निर्वाचन संबंधी, यानी राष्ट्रपति का किस प्रकार से निर्वाचन होगा उस निर्वाचन संबंधी बात किया गया। और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, यानी महाभियोग संबंधी बात किया गया कि किस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग, देखिए 61 दो बार लिखा गया है। तो हम लोग ने नीचे देखा कि 61 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का चर्चा किया गया है, बताया गया है। और अनुच्छेद 72 में है क्षमादान, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है क्षमादान का, यानी वह किसी को मृत्यु दंड माफ कर सकता है, किसी के सजा को कम कर सकता है। उसके बाद कोई जटिल जो सजा मिला है उसको कम कर उसको क्या कर सकता है, कुछ दिनों के लिए कर सकता है। तो इस तरह से उसे क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, जो अनुच्छेद 72 में पढ़ने का है। फिर अनुच्छेद 85 में क्या है, लोकसभा विघटन, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, सत्र का विघटन कर सकता है। यानी लोकसभा चल रहा है, उसे विघटन करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 85 के तहत। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 123 में है, जो अनुच्छेद 123 में, इसमें है अध्यादेश, यानी अध्यादेश क्या होता है इसे थोड़ा समझेंगे। यानी जब क्या करें, जो हमारा संसद है, संसद में देखा जाए क्या होता है, संसद में लोकसभा होता है और संसद में राज्यसभा होता है और क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। यानी क्या होता है, तीनों से जब कोई भी बिल या कानून पारित होता है तब वह क्या हो जाता है, वह लागू हो जाता है। तो इस तीनों शक्ति को जब एक बार राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई इंपॉर्टेंट बिल हो, कोई इंपॉर्टेंट कानून लाना हो, जिस समय देश को आवश्यकता हो, उस समय यह अध्यादेश लाया जाता। और यानी 1, 2, 3, इससे समझिए 1, 2, 3 क्या हुआ, 1 में लोकसभा, 2 में राज्यसभा और 3 में राष्ट्रपति, यानी तीनों का जो शक्ति एक बार प्रयोग कर ले वह हो गया अध्यादेश। तो यह अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो ध्यान में रखेंगे, अध्यादेश कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ला सकता, अनुच्छेद 123 के तहत। और अनुच्छेद 143 में क्या है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि को क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन यह सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह राष्ट्रपति के विवेक अनुसार निर्भर करता है कि वह उसकी सलाह को माने या ना माने। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में क्या है, अनुच्छेद 63 में क्या है, उनके पद का वर्णन है। उसके बाद क्या है, 64 में क्या है कि यानी वह जो राज्यसभा का सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होगा। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वह उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं उनका वेतन दिया जाता, उनको वेतन दिया जाता है राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति होने के लिए। यानी जो राज्यसभा के सभापति होते उस पद के लिए उन्हें वेतन दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा 63 में पद का, 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री क्या है,
अनुच्छेद 74 में क्या है कि मंत्री परिषद का बात किया गया है, यानी क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी इस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जो अनुच्छेद 75 में बात किया गया है। उसके बाद यह जो प्रधानमंत्री होता है वह क्या होता है, यानी वास्तविक रूप से जो शक्तियां होती है इस प्रधानमंत्री में होता है, और जो संवैधानिक रूप से कोई भी निर्णय होता है वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, उसके बाद राष्ट्रपति अपना विवेकानुसार डिसीजन लेते हैं। जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है, और जो राष्ट्रपति होते हैं नाम मात्र का वह क्या होते हैं, उस पद पे होते हैं। जो भी होता है डिसीजन प्रधानमंत्री के विवेकानुसार ही वो करते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वह उनके बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 79। इसमें क्या है, इसमें संसद का बात किया गया है। संसद यानी अनुच्छेद 59 में क्या होगा, एक संसद होगा, और उस संसद में आगे अनुच्छेद 80 में एक क्या होगा, राज्यसभा होगा। यानी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात की गई है। क्या होगा, एक लोकसभा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला यहाँ अनुच्छेद 100 में, इसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 100 में यानी निर्णायक मत, जो निर्णायक मत है वह निर्णायक मत किसे है, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। यानी निर्णायक मत कौन दे सकता है, अध्यक्ष, यानी लोकसभा को अध्यक्ष को यह अधिकार है। देखिए 100 आप ध्यान में रखिए, कैसे याद रहेगा, 100 मतलब हो गया 50-50 हो गया, 50-50 100 होता है, यानी 50-50 कहने का मतलब बराबर। जब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में क्या हो, मत बराबर हो जाए, तब 50-50 हो गया, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। तब क्या होता है, इस 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह अपना मत जिधर देंगे वह क्या होगा, वह मान्य होगा, और वह क्या होगा, उसका बहुमत भी होगा। तो कहने का मतलब यह निर्णायक मत किन्हें प्राप्त है, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। तो 100 ध्यान में रखेंगे, 100 हुआ, 50-50 हुआ, बराबर हुआ, तो उसमें निर्णायक मत किनका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का। उसके बाद आते हैं हम लोग 105 में। 105 में क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। क्या है, अनुच्छेद 5 में संसदीय विशेषाधिकार की बात की गई है, और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात किया गया है। यानी क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन, यानी इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का किसे अधिकार है, संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति का बुलाने का अधिकार है। मान लेते हैं कोई बिल है या कुछ जरूरी है, तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, इससे दो प्रश्न बनता है कभी कभी। इससे प्रश्न बनता है कि संयुक्त अधिवेशन किनके द्वारा बुलाया जाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। यह जो पावर है संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है, लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, वह लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, लेकिन यह जो शक्ति प्राप्त है बुलाने का वो सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो ये दो प्रश्न भी यहां से बनता है। तो संयुक्त अधिवेशन 108। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 110 में। इसमें क्या किया गया है, वित्त विधेयक, यानी वित्त विधेयक का बात किया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वित्त विधेयक नहीं, धन विधेयक है ना। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का बात किया गया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह धन विधेयक, कोई भी विधेयक, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, समान विधेयक है, यह जो अधिकार है चुनने का किसे है, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय दे सकता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। तो यह धन विधेयक का बात एक अनुच्छेद 110 में किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि धन विधेयक है या नहीं, यह किसे प्राप्त है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है उसे धन विधेयक बताने का। उसके बाद है अनुच्छेद 112 में। इसमें क्या है, इसमें है बजट, यानी आपको बजट पेश करने का, जो आप लोग देखते होंगे जो वार्षिक बजट पेश होता है, हाल ही में कुछ दिन पहले बजट भी पेश हुआ। उसके बाद 16 में क्या है, लेखानुदान। ध्यान देंगे ये लेखानुदान क्या है। देखिए लेखानुदान वह है, मान लेते हैं कोई बिल हो, वह उसे बजट में नहीं पेश किया जाता है, उसे साइड से बाद में उसे पास कराकर यहाँ पर लाकर पास कराया जाता है, उसे ही लेखानुदान कहते हैं। यानी बाद में बजट के अलावा जो बिल होता है उसे क्या करें, संसद में जो पास किया जाता है, लाकर उसको पास करवाया जाता है, वही लेखानुदान होता है, चाहे वो खर्च से संबंधित हो या कुछ आकस्मिक जरूरत हो उसके लिए भी। तो लेखानुदान समझ में आ गया, अनुच्छेद 116। उसके बाद अनुच्छेद 117 में है
अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक, यानी इससे क्या किया गया, वित्त विधेयक संबंधित कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 117 में। तो इस तरह से हम लोगों ने संसद से रिलेटेड देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संबंधी बात अनुच्छेद 124 में किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 131 में है क्या, मूल आरंभिक अधिकार, यानी उसमें क्या बात किया गया, मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 137, इसमें क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन। यह जो मूल आरंभिक अधिकार है, जब आगे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के जब चैप्टर विस्तार से पढ़ेंगे उसमें और भी चर्चा होगी, तो आप ध्यान में रखेंगे मूल आरंभिक अधिकार है 131 में, और ठीक 137 में क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन। देखिए यह भी क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनराविलोकन किसे प्राप्त है, तो न्यायिक पुनराविलोकन, तो न्यायिक पुनराविलोकन यह अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यानी क्या कर सकती है, अगर संसद कोई बिल बनाती है या कोई कानून लाती है, तो वह जो कानून है क्या वह संविधान के अनुरूप है या नहीं है, यानी उसको रिव्यू करने का जो पावर है वो किसे है, सुप्रीम कोर्ट को। वह उसे रिव्यू कर सकती है, वह उसे क्या कर सकती है, उसको पुनराविलोकन कर सकती है, क्या यह संविधान अनुरूप है या नहीं है। तो यह जो न्यायिक पुनराविलोकन रिव्यू का पावर है वह सुप्रीम कोर्ट को 137 के तहत मिला हुआ है। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यह भी पूछ दिया जाता कभी कभी डायरेक्ट कि न्यायिक पुनराविलोकन कौन सा अनुच्छेद में, 137 और 143 में देखेंगे हम लोग। यह वही जो हम लोग यहाँ पढ़े थे राष्ट्रपति में, कि राष्ट्रपति को क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। तो वही है, यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे महान्यायवादी और कैग, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। महान्यायवादी या जो अनुच्छेद 76 में है, इसमें क्या किया गया, महान्यायवादी का बात किया गया है। यह जो महान्यायवादी होंगे एक क्या होगा, यह एक विधि अधिकारी होगा। यानी विधि अधिकारी कहने का मतलब यह जो सरकार होगी ना, उस सरकार के लिए यह कानून का जानता व्यक्ति, मतलब कानून जानने वाला होगा, प्रकांड होगा, जो कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। अब आप देखिए कि यह महान्यायवादी क्या करेगा, अगर मान लेते हैं संसद कोई कानून लाया, तो वह कानून ऐसा होना चाहिए कि क्या हो, उसे न्यायिक पुनराविलोकन यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनराविलोकन में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कानून कब बनेगा, जब आपके पास कोई अच्छा कानून का प्रकांड और विद्वान आपके पास रहेंगे, तभी तो वो बताएंगे ना किस तरह से कानून बनना चाहिए, जो क्या है, जो जानकार है। तो वह क्या होता है, महान्यायवादी। यह जो महान्यायवादी की नियुक्ति क्या कहता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे या चुनने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को ही, यानी राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार क्या कर सकते हैं, इस महान्यायवादी की चुन सकते हैं। और वह जो महान्यायवादी होगा उसका जो वेटेज होगा, यानी उसकी जो मान्यता होगी, यानी यह जो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक पुनराविलोकन है ना, यानी यह इसके बराबर होगा। यानी जो महान्यायवादी होगा वह कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, यानी उस लेवल का होगा जो उतना जानता हो, ताकि वह कानून ऐसा लाए, जो कानून लाए तो उसको रिव्यू में नहीं डाला जाए, यानी न्यायिक पुनराविलोकन नहीं हो। तो इसलिए आप ध्यान में देंगे कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का बात किया गया। और कभी कभी प्रश्न इससे पूछ दिया जाता कि महान्यायवादी की अधिकतम सीमा क्या है, तो जान लीजिए इसका कोई उम्र सीमा नहीं है। यह राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कभी भी रख सकते हैं और कभी भी हटा सकते हैं। इसका ना कोई क्राइटेरिया है कि कितना साल तक रहेगा, यह राष्ट्रपति के विवेक का अनुसार होता है। यानी उनको अगर जरूरत है तो क्या कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, अन्यथा चेंज भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान में देंगे अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात है, अनुच्छेद 148 में कैग का बात किया गया है। अब कैग क्या है, कैग जो है इसका अनुच्छेद 48 में, यह जो होता है यह कोई सीनियर IAS अधिकारी होता है, उसे ही इस कैग का पद दिया जाता है। यह जो कैग होता है भारत सरकार का आय और व्यय का जो लेखा होता है ना, वह इसका हिसाब इसी के पास होता है, यही करता है। जैसे आप कुछ दिन पहले सुने होंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, फिर राफेल वाला भी बहुत सारा चर्चित में था। तो इस तरह से जो घोटाला सामने आता है वह किसका है, यही कैग का रिपोर्ट होता है। यानी कैग वह भारत सरकार के कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, उसका लेखा जोखा रखती है और इसी के पास होता है। तो यह जो कोई इस जो पद होता है, कोई सीनियर IAS अधिकारी होते हैं, इस पद पे होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने
आज वो सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को देखा जिनसे प्रश्न बनते हैं, जिनसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोगों ने आज देखा। इसके जो नेक्स्ट बचे हुए कुछ शेष हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे देख लेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल के साथ, यानी हमारे नहीं, आपका और हमारा दोनों का चैनल है, आप उसके साथ जुड़े रहें ताकि क्या हो, दोनों कामयाब की ओर बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।